का चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स किस चीज़ को कहते हैं? काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला है काइनीटा, जिसका मतलब क्या लेते हैं आप लोग? मोशन लेते हैं, मूवमेंट्स लेते हैं, स्पीड लेते हैं। तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट्स होता है, मोशंस होता है, स्पीड होता है। तो फिज़िक्स में आप लोग अक्सर स्टडी करते हैं जी फलां कार की स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड क्या है, एयरप्लेन का स्पीड क्या है, मतलब स्पीड को हम काइनेटिक्स कहते हैं। लेकिन वहाँ पे जिन चीज़ों की स्पीड के बारे में हम पढ़ते हैं वो स्पीड ऑफ कार है, स्पीड ऑफ या स्पीड ऑफ बॉडी कह दे, या स्पीड ऑफ बाल कह दे, मतलब वो भी काइनेटिक्स है। वो उधर भी हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उधर जिस चीज़ों की स्पीड के बारे में हम पढ़ते हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो बल्कि कोई भी बॉडी हो सकती है, इसलिए उसको हम कहते हैं फिजिकल काइनेटिक्स। वो जो आप लोगों का फिजिक्स में काइनेटिक्स है उसका नाम क्या है? स्पीड तो हम पढ़ते हैं लेकिन स्पीड ऑफ द बॉडी पढ़ते हैं, सो वो फिजिकल काइनेटिक्स है। हमारी केमिस्ट्री में जो काइनेटिक्स है, जो स्पीड है, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब होगा? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है किसी रिएक्शन का स्पीड, किसी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है उसको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। देखिए आपने पढ़ा है ना व्हाट इज स्पीड फिजिक्स में? फिजिक्स में स्पीड किसको कहते हैं? देखिए ये जो लफ्ज़ है रेट, ये हम 3 जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। ये इकोनॉमिक्स में जो हम रेट इस्तेमाल करते हैं, रेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ की कीमत लगाना, किसी चीज़ की। फिज़िक्स में जो हम बार बार लफ्ज़ आप लोग यूज़ करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे रेट का क्या मतलब होता है? वहाँ पे रेट का मतलब होता है समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब किसी भी चीज़ को टाइम पे डिवाइड करना, दैट इज़ रेट, दैट इज़। लेकिन केमिस्ट्री में हम रेट से क्या मतलब लेते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब एक ख़ास वक्फे में, वक्त में चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कितना होता है। ज़ाहिर बात है जब एक रिएक्शन होता है उसमें जब रिएक्टेंट किस में जाते हैं? प्रोडक्ट में जाते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाना, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब हमने देखना ये है कि पर यूनिट टाइम कितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। दिस इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, उसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, तो आपने कहना है ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज़ नोन एज व्हाट? केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन इसमें सिर्फ हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं देखते हैं, हम इसमें 3 चीज़ें देखते हैं। एक रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन। दूसरा हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन पे, स्पीड ऑफ रिएक्शंस पे कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मतलब कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे रिएक्शन का स्पीड बढ़ रहा है और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे रिएक्शन का स्पीड कम हो रहा है। तो वो सारे फैक्टर का जो इफ़ेक्ट है स्पीड ऑफ रिएक्शंस पे, वो भी हम केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं। और तीसरा एक और भी चीज़ देखते हैं, दैट इज़ मैकेनिज्म, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? कि जी जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जो रिएक्शन हो रहा है वो, मतलब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब है पाथ ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन का रास्ता क्या है, मतलब रिएक्शन जो रिएक्शन से प्रोडक्ट जा रहा है वो किस रास्ते पे चला गया, इसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। तो 3 चीज़ें हम मेन देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। एक हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट? स्पीड ऑफ रिएक्शन। दूसरा हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन,
और तीसरा हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन पे, कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन पे। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या चीज़ें नहीं देखते। देखिए 3 चीज़ें मैंने आपको बताया जो हम केमिकल काइनेटिक्स में किसी रिएक्शन के बारे में देखते हैं। एक रिएक्शन का स्पीड क्या है, एक रिएक्शन का स्पीड का दूसरा नाम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। तीसरा क्या देखते हैं, कौन से फैक्ट करते हैं फैक्टर, वो देखते हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं जो केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन के नहीं देखते, उसमें एक चीज़ है हीट ऑफ द रिएक्शन। कौन सा है, देखिए रिएक्शन में हीट कितना लॉस गेन हुआ ये आपने नहीं देखना। ये जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आप देखते हैं आपको पता है उसका क्या नाम है, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। दैट इज कि रिएक्शन में हीट कितना लॉस गेन हो रहा है वो हम जो जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में देखते हैं दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम नहीं देखते, रिएक्शन का डायरेक्शन इसमें नहीं देखा जाता। रिएक्शन का डायरेक्शन जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में देखा जाता है आपको पता है दैट इज व्हाट, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। दैट इज केमिकल कि जी रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जा रहा है, या फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है, मतलब कब फॉरवर्ड जाएगा और कब रिवर्स जाएगा। आपने पता ले चार्टर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है ना, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप ये चीज़ देखते हैं कि जी डायरेक्शंस क्या है। इसके अलावा कलर ऑफ द रिएक्टेड प्रोडक्ट कि जी रिएक्शन में जो रिएक्टेड और प्रोडक्ट है उसका कलर क्या है, रिएक्टेड्स का क्या कलर है और प्रोडक्ट का, ये चीज़ें भी हम रिएक्शंस के केमिकल काइनेटिक्स में नहीं देखते। तो केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअल हम जो मेन चीज़ देखते हैं वो क्या है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ आल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब सवाल है कि जी रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है या स्पीड ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन या दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है द चेंज ऑफ concentration of reactant in product per unit time। पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज, बल्कि फिजिक्स में तो आप लोग रेट किसको कहते हैं, स्पीड, दैट इज ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ से यहाँ आई, अब कितना डिस्टेंस है ये टोटल, सपोज दैट इज 10 मीटर, दैट इज अब ये कितने टाइम में ट्रेवल हुआ, दैट इज सपोज 10 सेकेंड, दैट इज सपोज, सो दैट इज स्पीड। स्पीड का मतलब है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, कि जी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बॉडी, दैट इज स्पीड। लेकिन रिएक्शन के उसमें हम तो ये नहीं देखते कि जी पर यूनिट टाइम रिएक्शन कितना स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। रिएक्शन डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं कर रहा, रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट गोज टू व्हाट, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता, तो रिएक्शन में तो ये होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज। सो वहाँ फिजिक्स में हमने देखना होता है, फिजिक्स में हमने देखना होता है कि पर यूनिट टाइम बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। लेकिन केमिस्ट्री में हमने देखना होता है स्पीड का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट टाइम कितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुआ और कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कितना हुआ, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कितना हुआ पर यूनिट टाइम, ये देखना होता है। फॉर एग्जांपल आप जब रिएक्शन कर रहे थे तो आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली हुई थी सपोज 10 मोल पर डीएम क्यूब। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ली हुई थी, 10 मोल पर डीएम। 10 सेकंड के बाद आपने देखा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो रह गई थी 2 मोल पर डीएम क्यूब, 2 मोल पर डीएम क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर 10 सेकेंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 8 मोल पर डीएम क्यूब। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा हुआ, जितना ये कम हुआ तो जारी बात है उतना वो दूसरा ज़्यादा होगा।
सो ये क्या हो रहा है, पर यूनिट टाइम हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा है. सो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन product per unit time, that is known as what? Rate of reaction, that is also called speed of reaction. अब rate of reaction और speed of reaction को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? Rate of reaction और speed of reaction को रिप्रेजेंट किया जाता है del x डिवाइडेड बाई del t, या इसको हम u भी ले सकते हैं डेल्टा t डिवाइडेड बाई डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t. देखिए ये जो स्मॉल d लिखा है या ये जो निशान है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब चेंज है. इसका मतलब हमेशा याद रखिए, मैथ्स में भी आप लोग ये टर्म यूज़ करते हैं. डी किसको कहते हैं? डी कहते हैं चेंज को, या डेल्टा भी किसको कहते हैं? लेकिन चेंज दो तरह का होता है ना, एक को हम स्मॉल चेंज कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? अब अगर स्मॉल चेंज हुआ है तो फिर हम डी लफ्ज़ यूज़ करेंगे, और अगर लार्ज चेंज हुआ है तो फिर डेल्टा. वो आप पे भी डिपेंड करता है कि जी चेंज स्मॉल है या लार्ज है. स्मॉल है तो फिर डी लिखिए, और अगर लार्ज है तो फिर डेल्टा लिख दें. और एक्स क्या चीज़ है? कंसंट्रेशन. एक्स क्या चीज़ है? कंसंट्रेशन. और टी क्या चीज़ है? टाइम है. तो सारी बातें दो चीज़ों में चेंज आता है ना, एक टाइम में चेंज आता है और दूसरा कंसंट्रेशन में. जब आप दौड़ लगाते हैं तो दौड़ में भी दो चीज़ों का चेंज आता है, एक डिस्टेंस ट्रेवल और दूसरा टाइम. तो इसी तरह जब आप रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन गोज टू व्हाट? प्रोडक्ट. तो दो चीज़ों में चेंज आएगा, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा और दूसरा किस चीज़ में चेंज आएगा? टाइम में आएगा. तो एक्स क्या चीज़ है? कंसंट्रेशन है. और टी क्या चीज़ है? और बाकी जो डी और डेल्टा रह गया ये चेंज है. ये क्या है? तो यहाँ पे डिफिनीशन में देखिए दो लफ्ज़ है, चेंज ये है ऑफ कंसंट्रेशन एक्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. सो टाइम क्या है? टी. हाँ, अगर चेंज स्मॉल है तो डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर चेंज क्या है? लार्ज चेंज है तो फिर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे. सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, या इसको हम डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी से करेंगे. बात समझ आ रही है? यूनिट. अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? देखिए कंसंट्रेशन की यूनिट आप लोग क्या लेते हैं? हमेशा आपने 9th केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, कंसंट्रेशन के दो यूनिट आप लोगों ने 9th में लिए थे. एक परसेंटेज कंपोजिशन लिया था और दूसरा मोलैरिटी. कंसंट्रेशन यूनिट आपने 9th में पढ़ा है ना. तो कंसंट्रेशन यूनिट में दो यूनिट आपने पढ़े हैं. आपने एक परसेंटेज कंपोजिशन भी पढ़ा था और दूसरा मोलैरिटी भी पढ़ा था. बल्कि हमारा एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सोल्यूशन का, जिस तरह उधर सोल्यूशन था, तो उधर हम कंसंट्रेशन के बहुत सारे यूनिट पढ़ेंगे. हम परसेंटेज कंपोजिशन भी पढ़ेंगे, हम मोलैरिटी भी पढ़ेंगे, मोलैलिटी भी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शंस पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स पर मिलियंस पढ़ेंगे, पार्ट्स पर बिलियन पढ़ेंगे, और इसके अलावा पार्ट्स पर 100 परसेंटेज कंपोजिशन वो भी पढ़ेंगे. मतलब कंसंट्रेशन के बहुत सारे यूनिट है, लेकिन वन ऑफ द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज व्हाट? मोलैरिटी. क्या? मोलैरिटी. तो कंसंट्रेशन की जगह मैंने लिख दिया मोलैरिटी, और टाइम की जगह क्या लिख दूं? सेकेंड लिख दूं. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? मोलैरिटी पर सेकेंड. मोलैरिटी पर. और मोलैरिटी को आप लोग चूंकि 9th में आपने पढ़ा है, मोलैरिटी को आप लोग कहते हैं क्या? मोल पर डीएम क्यूब. मोल पर डीएम क्यूब. सो नीचे क्या है? पर सेकेंड. सो दो तरह यूनिट आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के. एक सिंपल आप यूनिट कह दे, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट? दैट इज मोलैरिटी पर सेकेंड. मोलैरिटी पर. और लेकिन मोलैरिटी को हम एक और चीज़ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट? मोल पर डीएम क्यूब. सो या तो आप मोलैरिटी लिख दे कंसंट्रेशन की जगह, या फिर कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखना? मोल पर डीएम क्यूब लिखना. तो जो मर्जी आप लिख दी, या मोलैरिटी लिख दी या मोल पर डीएम. और टाइम की तो आप हमेशा क्या लिखिए? सेकेंड. सो मोलैरिटी पर सेकेंड या मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, दैट इज व्हाट? दैट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. दैट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. बात समझ आ रही है? नाउ अब रेट ऑफ रिएक्शंस के दो तरह के टाइप्स है. रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं. एक को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, दूसरा इंस्टेंटेनियस होता है. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का दूसरा नाम भी है, दैट इज व्हाट? दैट इज वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन. वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा जो रेट है दैट इज व्हाट, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पहले हम इसको ज़रा फिज़िक्स में समझते हैं कि जी जो आप लोग वेलोसिटी करते हैं, वेलोसिटी दो तरह की होती हैं, एक को हम एवरेज कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फ़र्क है? देखिए एवरेज सीखे, एवरेज का मतलब है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, यहाँ से यहाँ आ गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, 20 मीटर सपोज। यहाँ से यहाँ बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर दिया, 20 मीटर ट्रैवल कर दिया। जाहिर बात है कोई टाइम तो लगा होगा, तो कितने टाइम में, दैट इज़ 5 सेकेंड। दैट इज़ सपोज बॉडी ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया 20 मीटर और टाइम लिया कितना, 5 सेकेंड। तो अब इसका एवरेज क्या होगा? सो आप लोग क्या करते हैं, 20 मीटर डिवाइडेड बाई व्हाट, 5 सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो फिर आप कहते हैं कि इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो किस स्पीड से जा रही है, 1 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बॉडी 1 सेकेंड में 4 ही कर रहा हो, ज़रूरी, इसलिए हम एवरेज जो लेते हैं ना, एवरेज वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एग्जैक्ट वैल्यू, सारी बात है बॉडी स्टार्ट में स्पीड उसका कम हो या स्टार्ट में स्पीड उसका क्या हो, जारी बात है जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ लेता है, तो आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब है कि पहला स्पीड उसका क्या होता है, कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हर दफ़ा 1 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन बस इसका एवरेज आ गया कितना, 4 मीटर पर, मे बी इनिशियली ये 1 सेकेंड में 2 मीटर हो, 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 6 मीटर हो, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 5 मीटर हो, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 1 मीटर हो, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है और टोटल टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दे तो इससे आपको क्या आता है, इससे हमेशा आपको एवरेज आता है। और इसलिए हम कहते हैं कि एवरेज जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं होती? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 1 सेकंड में हर दफ़ा ये 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कहीं 1 सेकंड में 4 से कम भी कर सकता है, लेकिन 1 सेकंड में 4 से ही ज़्यादा भी कर सकता है। लेकिन नेट हम कह रहे हैं कि बट ठीक है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दे, सो इससे आपको हमेशा क्या आएगा, एवरेज आएगा। फिर इंस्टेंटेनियस क्या होगा, इंस्टेंटेनियस क्या होगा? फिर आप कहते हैं कि सर ठीक है ये छोड़ दे, मैं ये नहीं देखना चाहता कि जी टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम, मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ से बॉडी जब यहाँ आ रही थी, टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर में जब बॉडी यहाँ से यहाँ आ रही थी तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो 2 मीटर हुआ, कितना हुआ, और उसके लिए टाइम लगा 1.5 सेकेंड। 1 ये देखिए आपने ये खुद एक्सपेरिमेंट कर दी, या आपने खुद देख लिया, एक्सपेरिमेंट की कि जी यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी आई 2 मीटर, वो कितने टाइम में, 1.5 सेकेंड। सो ये यही जो फिर स्पीड बन रहा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज इंस्टेंटेनियस, दिस इज़ व्हाट, ये इंस्टेंटेनियस बन रहा है, ये इंस्टेंटेनियस। आपने ऐसा तो नहीं किया ना कि जी टोटल डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दिया, आपने टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम नहीं किया, बल्कि आप खुद देख रहे हैं कि जी आफ्टर 1 सेकेंड क्या हो रहा है। आफ्टर 1 सेकेंड सपोज पहले तो आप ये था कि आपके पास टाइम नहीं था, एक बॉडी ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 20 मीटर, दैट इज़ 20 मीटर। आपने किसी से पूछा यार ये जो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है, ये बॉडी ने कितने टाइम में कर दिया है? किसी ने आपको कहा 7 सेकेंड में, 7। फिर आपने तो खुद कुछ भी नहीं देखा है, बस आपने कहा जब टोटल डिस्टेंस उन्होंने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने टाइम में, 7 सेकेंड में। सो बस 20 डिवाइडेड बाई 7 कर दें, 20 डिवाइडेड बाई 7 कर दे, दैट इज 2.8 मीटर पर सेकेंड। बस 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, 2.8 मीटर। लेकिन आपको कोई नहीं पता कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, आप 1 सेकेंड के बाद आपने सच में नहीं देखा है कि जी 1 सेकेंड के बाद इसने 2.8 कर दिया, फिर ने 1 सेकेंड के बाद क्या किया, 2.8, फिर 1 सेकेंड के बाद 2. नहीं, आपने एवरेज निकाला, टोटल बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया और टोटल टाइम कितना था, बस डिवाइड कर दिया, एवरेज आपने निकाल दिया। एक तो ये होता है स्पीड, इस तरह स्पीड देखना होता है। दूसरा इस तरह देखना होता है कि आप सच में जो टोटल डिस्टेंस है कितना, 20 मीटर, आप सच में उधर बैठी हुई हैं, बॉडी को आफ्टर 1 सेकेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जी आफ्टर 1 सेकेंड बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टोटल 20 मीटर्स में।
आपने पहले देखा 1 सेकंड में 1 मीटर था, फिर नेक्स्ट देख लिया 1 सेकंड में 5 मीटर हुआ, फिर नेक्स्ट देखा 1 सेकंड में 4 मीटर हुआ, देन 1 सेकंड में 5 मीटर, देन 1 सेकंड में कितना 5 मीटर, तो टोटल 5 सेकंड में कितना हुआ 20 मीटर हुआ। लेकिन आपने देखा आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड, सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज, फिर ये वाला कौन सा स्पीड बन रहा है, दिस इज इंस्टेंटेनियस बन रहा है। मतलब आप हर लम्हे देख रहे हैं, बॉडी को आप छोड़ नहीं रहे, हर लम्हे आप देख रहे हैं कि जी वो आफ्टर 1 सेकंड बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये कौन सा रेट बन रहा है, ये इंस्टेंट बन रहा है, ये इंस्टेंट बन रहा है। इंस्टेंट किसको कहते हैं, इंस्टेंट लम्हे को कहते हैं ना। मतलब आप हर लम्हे खुद देख रहे हैं कि जी कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर रहा है, सो दिस इज इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर आपको कोई नहीं पता, आप सोए हुए थे, किसी ने आपको पूछा, मिनिस्टर है आप, वो कौन है अभी आजकल वो ट्रेन का मिनिस्टर कौन है जी, आप शेख रशीद है, वो तो हर वक्त सोया रहता है। हाँ, तो जी वो फलां जो था, ट्रेन जो चल रहा है इस्लामाबाद से किधर कराची चल रहा है, किसी ने इससे पूछे ये कितने स्पीड से चल रहा है, तो ये तो सोया हुआ था, इसको क्या पता कितने स्पीड से चल रहा है। किसी बंदे से पूछे यार बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है जब ट्रेन जा रहा है, तो टोटल उन्होंने कहा कि यार फलां 1000 किलोमीटर है, कराची से इस्लामाबाद कितना है 1000 किलोमीटर है। ड्राइवर को कॉल किया, यार आप जब यहाँ से उधर जा रहे थे कितना टाइम लगाया था, तो उसने कहा कि जी मैंने 5 घंटे लगाए थे। कितना, तो उसने कहा जी ठीक है 1000 को 5 में डिवाइड कर दिया। तो मीडिया पे आ गया जी मेरा जो ट्रेन है, नया जो ट्रेन बना हुआ है, ये कितने स्पीड से जा रहा है जी 2 किलोमीटर पर 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर। क्या शेख रशीद सच में हर घंटे बाद ऑब्जर्व कर रहा था, ड्राइवर को कह रहा था कि किधर पहुंचे? ऐसा तो नहीं था ना, वो तो सोया हुआ था। किसी ने पूछे जी कि स्पीड कितना है, उसने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम भी क्या किया, डिवाइड कर दिया। सो बता दिया मीडिया पे कि जी इतने स्पीड से जा रहा है। सो ये कौन सा स्पीड हुआ, ये एवरेज हुआ। क्या हुआ? लेकिन अगर ट्रेन को ऑब्जर्व करना आफ्टर ईच हावर नहीं, हावर तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तो नहीं है, आफ्टर ईच मिनट, हर मिनट के बाद ट्रेन को आप ऑब्जर्व करें जी आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंस्टेंट। कौन सा मुश्किल है इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करना, क्योंकि हर टाइम सारी बात है आप वो तो नहीं कर सकते ना, आप हर 2 मिनट के बाद आप स्पीड मालूम तो नहीं कर सकते, तो ये मुश्किल है। लेकिन एवरेज क्या है, इजी है। इसलिए हम कहते हैं कि एवरेज में गलती हो सकती है, एवरेज में गलती। और दूसरी बात ये कैलकुलेटेड है। क्या है, कैसे कैलकुलेटेड है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल। लेकिन ये जो इंस्टेंटेनियस है, एक तो मुश्किल है और दूसरा ये कैलकुलेटेड, इट्स टोटली एक्सपेरिमेंटल, इट्स टोटली, आपने खुद देखना है, आपने खुद एक्सपेरिमेंट करना है ना। सो इंस्टेंटेनियस रेट आपका टोटली एक्सपेरिमेंटल है। इसलिए जब ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए इसमें कोई गलती आतिफ नहीं हो सकती। जब ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए इसमें कोई गलती, हमेशा याद रखिए केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में को जो स्पीड इंस्टेंटेनियस बताया गया हो तो समझा करें कि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। और दूसरी बात, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एवरेज में गलती की गुंजाइश है क्योंकि ये कैलकुलेटेड है। और फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में ये जो हम रेट मालूम कर रहे हैं, आप आगे न्यूमेरिकल देखेंगे हम कर रहे हैं, तो वो हमेशा हम एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? क्योंकि इंस्टेंटेनियस के लिए तो सारी बातें क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। सो व्हाट इज एवरेज? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ये एवरेज है। क्या है? एक बॉलर ने सपोज 4 ओवर कर दिए, उस 4 ओवर में उसने स्कोर कितना दिया, 50। तो 50 को किस पे डिवाइड कर ले, 4 पे डिवाइड कर ले। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 50 को 4 पे डिवाइड कर ले, कितना आता है, 50 को 4 पे डिवाइड कर ले 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट। तो इसका मतलब है कि पर आवर बॉलर ने कितना स्कोर दिया है, 12 पॉइंट समथिंग स्कोर दिया। अगरचे ऐसा है नहीं, टोटल स्कोर 4 ओवर में कितना दिया है, 50 दिया है, पर आवर कितना हो गया, आप कहते हैं 13 हो गया। कितना हो गया? एक्चुअल 13 तो किसी में नहीं दिया है। पहले ओवर में 20 दिया होगा, दूसरे ओवर में 10 दिया होगा, नेक्स्ट ओवर में कितना दिया होगा, 15 दिया होगा। 13 किसी और में नहीं दिया है। लेकिन एवरेज कितना आया,
13 है, क्योंकि टोटल डिवाइडेड बाई टोटल रन्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल रन्स डिवाइडेड बाई टोटल आवर, सो दैट इज व्हाट, ये एवरेज है। फिर इसमें इंस्टेंटेनियस कौन सा हुआ जी? क्या आपने एक ओवर देखा कितने स्कोर दिया? 18 स्कोर दिया, आपने साथ नोट कर दिया। दूसरा ओवर देखा, खुद आपने एक्सपेरिमेंट कर देख लिया, तो उसमें कितना स्कोर दिया? 12। मतलब आप हर ओवर खुद देख रहे हैं, उसमें स्कोर आप निकाल रहे हैं, तो ये कौन सा हुआ? दिस इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर आपने मैच कोई नहीं देखा है, टोटल रन्स डिवाइडेड बाई टोटल ओवर कर दिए आपने, वो जो ये एवरेज होता है। तो एवरेज कैलकुलेटेड है, इंस्टेंटेनियस कैलकुलेटेड नहीं है। एवरेज में गलती हो सकती है, इंस्टेंटेनियस में कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। हर सेकंड के बाद, हर ओवर के बाद आपने खुद देखना है। सो सेम इधर भी ऐसे ही है, इधर भी ऐसे ही है। एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन गोज टू व्हाट, रिएक्शन प्रोडक्ट में जाते हैं, रिएक्शन प्रोडक्ट में जा रहे हैं। अब आप वहाँ पे खुद बैठे हुए हैं, खुद ऑब्जर्व कर रहा है कि जी आफ्टर 1 सेकेंड कितना रिएक्शन प्रोडक्ट में जा रहा है। तो हो सकता है कि पहले सेकंड में चूंकि स्पीड क्या होता है, इनिशियली स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो इनिशियली 1 सेकेंड में कितना 2 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 3 मोल, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 4 मोल, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 1 मोल चेंज हुआ। क्या हुआ? 1 मोल चेंज हुआ। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि जी आफ्टर स्मॉल इंटरवल कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा रेट हुआ? ये इंस्टेंटेनियस हुआ। लेकिन अगर आप सो गए, रिएक्शन हो गया, 10 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन आपका चेंज हो गया, फिर आपने किसी को बताया कि यार ये जो कंसंट्रेशन चेंज हुआ है कितने टाइम में हुआ, तो फिर आपने टोटल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दिया, तो फिर वो जो आपके पास रेट आएगा वो कौन सा रेट होगा? वो एवरेज होगा। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये कैलकुलेटेड है और इसमें गलती हो सकती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस में फिर कोई गलती नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है ना? तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ 20 मीटर डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ था, कितने में हुआ था? 5 सेकेंड में। सो 5 सेकेंड इज अबाउट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास कौन सा आएगा? एवरेज। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होता है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट एंड अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ए स्मॉल इंटरवल ऑफ, आप खुद देख रहे हैं आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड क्या क्या हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स कंसंट्रेशन है, टी टाइम है, और डेल्टा चेंज है। लेकिन कौन सा चेंज है? लार्ज। इसमें आप कहेंगे सर लार्ज हम क्यों लेते हैं? देखिए ना, हम लार्ज की बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस देखते हैं ना कि बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, और टोटल, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, या टोटल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टोटल टाइम, स्मॉल हुआ लार्ज हुआ? लार्ज हुआ ना, टोटल की बात हो रही है, तो टोटल तो लार्ज होता है। तो इसी वजह से एवरेज में हम कौन सा निशान लगाएंगे चेंज के लिए? डेल्टा। लेकिन सेम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस में भी होता है, लेकिन वहां पे हम टी और एक्स के साथ, टी और एक्स के साथ डेल्टा नहीं लगाएंगे, स्मॉल डी लगाएंगे। स्मॉल डी का मतलब क्या है? स्मॉल जो डी है इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन एंड स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन ना टाइम भी छोटा सा है, आफ्टर 1 सेकेंड आपने देखना है, तो इसी वजह से यहाँ पे डी लिखना, लेकिन वहाँ पे क्या लिखना? डेल्टा लिखना। बात समझ आ रही है? बल्कि ये तो आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए ना, ऊपर क्या लिखा है, यहाँ अक्सर न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल करेंगे, लिमिट आपका फर्स्ट ईयर मैथ्स में नहीं है, बल्कि सेकेंड ईयर मैथ्स में आपका एक पूरा चैप्टर होगा लिमिट का। तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? 0। देखिए टाइम 0 तो नहीं होता, इंस्टेंटेनियस में टाइम क्या होता है? स्मॉल होता है ना। लेकिन स्मॉल का ये मतलब नहीं कि 0 है। जारी बात है, अगर टाइम 0 है तो फिर तो चेंज हुआ ही नहीं है। चेंज हुआ नहीं है तो फिर रेट कैसे हुआ? तो चेंज के लिए जारी बात है टाइम तो चाहिए, किसी भी चेंज के लिए टाइम तो। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या किया है? 0 किया है। एक्चुअल 0 है नहीं, इसका मतलब है कि टाइम जो है वो वेरी स्मॉल है। डेल्टा टी ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? 0 जो लिखे, इसका मतलब है कि टाइम वेरी स्मॉल है। बात समझ आ गई? और इसकी यूनिट क्या होगा? ये भी सारी बात है, रेट है, और ये भी क्या है? तो रेट का मैंने क्या यूनिट आपको बताया? मोलैरिटी पर सेकेंड, मोलैरिटी पर
या मोल पर डी क्यू पर, तो सेम ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो जो यूनिट यहाँ होगा मोल पर डी क्यू पर सेकेंड, और यहाँ भी होगा मोल पर डी क्यू पर, या आप कहते हैं मोलैरिटी पर सेकेंड, इधर भी क्या कहते हैं मोलैरिटी पर सेकेंड कहते हैं। सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, बात समझ आ गई सबको जी। केमिकल काइनेटिक्स वाली क्या होता है, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, शाबाश। जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं उसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। दिस इज व्हाट स्पीड ऑफ, या इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ। अच्छा, यहाँ भी एक बात, मैं छोटी सी एक बात एडिट करता हूँ। हमेशा याद रखिए जो रिएक्शन है स्पीड के लिहाज से वो तीन तरह के हैं। एक को हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं स्लो रिएक्शन, और तीसरे को हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। ये तीन तरह की रिएक्शन याद रखिए। एक को हम क्या कहते हैं फास्ट रिएक्शन, दूसरे को हम स्लो रिएक्शन, और तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। ये स्पीड के लिहाज से, किसके लिहाज से जी। व्हाट इज फास्ट रिएक्शन, नाम से ज़ाहिर है वो रिएक्शन जो बहुत तेज होता है, वो रिएक्शन जो बहुत मॉडरेट। स्लो रिएक्शन का क्या मतलब है, वो रिएक्शन जो स्लो होते हैं। स्लो का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, जैसे कि रस्से का फायरन हुआ, ये लोहे को जो जंग लगता है, लोहे को जो इसमें पूरा महीना लगता है, लोहे को जंग लग रहा है इसमें पूरा महीना लगता है ना, तो इसी वजह से एक और सा रिएक्शन हुआ, दैट इज स्लो रिएक्शन। या इसके अलावा ये जो रेडियो एक्टिविटी आपने पढ़ा है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी कहीं फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, रेडियो एक्टिव डिके जिसको आप बोलते हैं। ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये भी स्लो रिएक्शंस है। आपने याद किया होगा प्लेडियम का जो हाफ लाइफ है वो कितना है, 45 ईयर्स, 45,000 ईयर्स, मतलब 45,000 सालों के बाद हाफ प्लेडियम जो है वो क्या होता है, कन्वर्ट इनटू अल्फा बीटा एंड गैमा रेज। तो कितना इंतजार करना पड़ेगा हाफ लाइफ ऑफ प्लेडियम के लिए, 45,000 साल वेट करना पड़ेगा। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना है ये भी स्लो रिएक्शंस है। या आपने वो कहीं पढ़ा होगा कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू डायमंड, ये जो कोयला डायमंड में कन्वर्ट होता है, ये एक हफ्ता में तो कोयला डायमंड में कन्वर्ट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर हर बंदा अमीर होता, पढ़ने की ज़रूरत ही ना होती। उधर कोयला लेके ज़मीन के अंदर दबा के क्या करता, हफ्ते के बाद उससे डायमंड बन जाता। ये कोयले से जो डायमंड बनता है ये एक हफ्ते में तो नहीं बनता। पता है इसमें कितना टाइम लगता है कोयले से डायमंड बनने के लिए? 2 हफ्ते। अगर आप दो हफ्ते लगते कोयले से डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर तो अली इधर क्या करता है, वहाँ से कोयले कान से क्या करता, इतना सारा कोयला जमा करता, और 2 हफ्ते के बाद वो सारा कोयला किस में कन्वर्ट होता है, डायमंड में, और फिर बेच के ऐश करता। तो ये जो कोयला डायमंड में, ये नहीं कि कोयला डायमंड में कन्वर्ट नहीं होता, होता है, लेकिन एट स्लो रिएक्शन, एट इज स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का क्या मतलब है, काफ़ी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? क्यों, आपने ये कारोबार शुरू करना है, कोयले को डायमंड में कन्वर्ट करना है, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, जस्ट 50,000 साल। तो 50,000 साल में एक कोयला जो है, जितना आपने कोयला नीचे रखा हुआ है ज़मीन, वो डायमंड में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो कहने का मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू डायमंड, कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू डायमंड जो है, या ये जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी, या ये रस्से का फायरन, लोहे को जो जंग लगना, ये सारे कौन से रिएक्शन है, ये सारे स्लो है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और दूसरा कौन सा रिएक्शन होता है, फास्ट। अच्छा, स्लो रिएक्शन का रेट हम इसमें मालूम नहीं कर सकते, ये याद रखिए। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स नथिंग, ये रिएक्शन का स्पीड हमें बताता है, लेकिन किस रिएक्शन का स्पीड है अगर आपसे कोई पूछे, स्लो रिएक्शन का स्पीड नहीं। स्लो रिएक्शन का स्पीड हम केमिकल काइनेटिक्स में मालूम नहीं कर सकते, करते भी नहीं है।
क्योंकि स्लो रिएक्शन का जो स्पीड है वो बहुत स्लो होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए इस रिएक्शन का स्पीड हम केमिकल काइनेटिक्स में मालूम। दूसरा कौन सा है? फास्ट क्या होता है? जो सेकंड में होता है, जैसे कि पटाखे का फटना, ये क्या है? ये 1 सेकंड में हो जाता है। वो छोटे छोटे बम जो होते हैं, कंबशन जो होता है, कंबशन, इसको कंबशन, किसी चीज़ को जलाते हैं ना, 1 सेकंड में जल जाता है। सपोज अगर उस बच्चे को जलाना हो, 1 सेकंड में पूरा जल जाएगा। तो ये जो कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन, जलने वाली रिएक्शन, ये जो पटाखे मटाखे, ये जो एक्सप्लोसिव चीज़ें हैं, ये सारे कौन से हैं? ये सारे फास्ट है, इसमें टाइम बहुत थोड़ा लगता है। फिर ऐसी रिएक्शन का स्पीड भी हम केमिकल काइनेटिक्स में मालूम नहीं करते, नहीं करते, कर ही नहीं सकते। याद रखें बेटे, जो रिएक्शन फास्ट है, जिसका रिएक्शन बहुत तेज है, वो स्पीड हम मालूम नहीं करते केमिकल काइनेटिक्स में, और जो रिएक्शन स्लो है उसका भी स्पीड हम मालूम कर ही नहीं सकते। हमेशा याद रखें, जिस रिएक्शन का स्पीड हम, जिस रिएक्शन का रेट हम मालूम करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, दैट इज ऑलवेज व्हाट? मॉडरेट रिएक्शन। ये जो मॉडरेट रिएक्शन है, मतलब जिनका स्पीड ना इतना ज़्यादा है और ना इतना, मतलब ना ऐसा स्पीड है जिसमें सदियां लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं, और ना ऐसा है कि जिसमें 1 सेकंड लग जाता है, बल्कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 10, 12, 15 मिनट लगते हैं। देखिए 1 सेकंड वाले हम मालूम नहीं कर सकते, जिसमें हज़ारों साल लग सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जी हज़ारों साल हम वेट करें, साइंटिस्ट का कोई दूसरा काम नहीं है, बस हज़ारों साल वो रिएक्शन के लिए वेट करेगा। हमेशा वो रिएक्शन का रेट हम मालूम करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जिसका स्पीड में कितना टाइम लगता हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, या मैक्सिमम कितना, 1 घंटा करते चलो, 1 घंटा हम इंतज़ार कर सकते हैं। सो सच ए रिएक्शन इज़ व्हाट? मॉडरेट। ये मॉडरेट रिएक्शन पर कौन से हैं? याद रखिए, जितनी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, आपने मैट्रिक में एक चैप्टर पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन, और उसमें जितने जी उसमें जितनी भी रिएक्शन है, सारी जो रिएक्शन है वो मॉडरेट है, वो टाइम ना कम लगाता है और ना। तो हमेशा याद रखिए, जिस रिएक्शन का स्पीड हम मालूम करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, दैट इज ऑलवेज व्हाट? मॉडरेट रिएक्शन। ये वाली बात समझ आ गई? व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज काइनेटिक्स? 2 टाइप्स रेट, वन इज एवरेज एंड अदर इज इंस्टेंटेनियस। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फ़र्क है, और इंस्टेंटेनियस का दूसरा नाम क्या है? वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ आ गई? अच्छा, आगे अब छोटा सा एक टॉपिक है, फिर क्लोज करते हैं। दैट इज व्हाट? रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? ये याद रखिए, ये जो काइनेटिक्स का लास्ट जो चैप्टर है, ये थ्योरेटिकल काम है, ये हम नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल करेंगे, बल्कि ये जो सारा चैप्टर है, इसकी जो थ्योरी है वो सारे न्यूमेरिकल बेस पे होता है। जब बच्चे को न्यूमेरिकल की समझ नहीं आएगा, तो इनको जो काइनेटिक्स की जो थ्योरी है उसकी कोई समझ नहीं आती। तो इसी वजह से न्यूमेरिकल के लिए कोई ना कोई बेस बनाना पड़ता है। तो उस बेस के लिए एक छोटा सा क्या आपको आना चाहिए जी? रेट लॉ क्या होता है? रेट, आपने 10th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, वो गोल्डबर्ग का, और दूसरा कौन था, पीटर वेग, जिसने पेश किया था। वो क्या कह रहा था? वो भी यही कह रहा था कि जो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, स्पीड ऑफ, वो कब ज़्यादा होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो। और जो स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो कब ज़्यादा होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो। क्योंकि वहाँ पे 2 रिएक्शन थे ना, एक कौन सा था? फॉरवर्ड, और दूसरा, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन के चैप्टर में आप लोगों ने जो रिएक्शन पढ़े हैं वो सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल दोज विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल इज। तो वहाँ पे 2 डायरेक्शन होते थे, फॉरवर्ड भी होता था, बैकवर्ड भी होता था। तो गोल्डबर्ग ने क्या कहा था, पीटर वेग ने, कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड है, वो कब ज़्यादा होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो। और रिवर्स का स्पीड कब ज़्यादा होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो। लेकिन इधर देखिए, ये एरो मैंने किस चीज़ का बनाया? ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, दैट इज ऑलवेज व्हाट? फॉरवर्ड, दैट इज ऑलवेज। तो रेट लॉ कहता है कि रिएक्शन की स्पीड तब ज़्यादा होगी जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज़्यादा हो। रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन जितना, मतलब एक दफ़ा जब आप रिएक्शन कर रहे थे
आतिफ, तो आपने कंसंट्रेशन रिएक्ट में कितना लिया था? 10 मोल पर डीएम क्यूब लिया था। कितना? लेकिन दूसरी दफ़ा उस रिएक्शन का आपने कंसंट्रेशन लिया 100 मोल पर डीएम क्यूब। तो मुझे बताए, जब कंसंट्रेशन 10 था रिएक्टेंट का, तब उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जब कंसंट्रेशन 100 हो तब ज़्यादा होगा। रेट लॉ है, वो कहते हैं स्पीड तब ज़्यादा होगा जितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो। उसकी वजह बताऊं ऐसा क्यों होता है? उसकी एक सिंपल वजह है। रिएक्शन क्यों स्पीड में जाता है जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो? क्योंकि जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उतना मॉलिक्यूल अनस्टेबल फील करते हैं। क्या फील करते हैं? इसलिए अनस्टेबल जगह से फिर भागना क्या होता है? स्पीड अप होता है ना। देखिए ना, आप क्लासरूम में स्टेबल है अनस्टेबल है? सारी बात है अनस्टेबल है। इसलिए कोई बच्चा यहाँ बैठ नहीं जो ही छुट्टी होती है ना, फौरन यहाँ से क्या होते हैं? भागते हैं। क्लास में जब आते हैं तो इतने भाग के नहीं आते, लेकिन यहाँ से जब निकलते तो वो बहुत, क्योंकि हमेशा वहां से बंदा तेज भागता है जहां अनस्टेबल हो। जहां देखिए ना, कॉलेज में आप लोग अनस्टेबल है ना, कोई मोबाइल है और ना कोई वगैरह वगैरह, तो इसलिए सारे अनस्टेबल है। घर में स्टेबल बंदा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ हर चीज़ होता है, अवेलेबल होता है ना। तो यहाँ से आप जब घर की तरफ जाते हैं तो स्पीड से जाते हैं, लेकिन वहाँ से जब वापस आप कॉलेज की तरफ आते हैं तो स्पीड से। वजह क्योंकि अनस्टेबल की तरफ आ रहे हैं। तो अनस्टेबल की तरफ जाना सारी बात है स्पीड से तो नहीं होता। स्टेबल की तरफ जाना क्या होता है? अच्छा, एक और जगह पे मैं अनस्टेबिलिटी बताऊं। याद रखिए, जहां लोग ज़्यादा हो, जहां लोग, वहाँ अनस्टेबिलिटी होती है। जहां लोग कम हो वहाँ स्टेबिलिटी होती है। जहां लोग ज़्यादा हो सर, वहाँ क्यों अनस्टेबिलिटी होती है? मैं आपको बताता हूँ। जहाँ लोग ज़्यादा हो वहाँ अनस्टेबिलिटी मॉलिक्यूलों की इसलिए होती है क्योंकि सारी बात है जगह कम है और लोग, तो फिर मॉलिक्यूल के ऊपर बैठेगा। अब मुझे बताए, जिस बंदे के ऊपर अहमद बैठा हुआ हो तो सारी बात है वो बंदा तो नीचे वाला तो अनस्टेबल होगा, ऊपर वाला भी अनस्टेबल होगा। सारी बात है वो ये सोचता होगा कि नीचे से ये शरारत ना करे। या जिसके ऊपर क्या नाम है, ये मेरा पठान भाई बैठा हो, तो सारी बात है अगर ये कश्मीरी के ऊपर ये पठान भाई बैठा हो तो कश्मीरी तो कहेगा पता नहीं ये क्या जानना है। तो मतलब है कि जिधर अमाउंट ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कोलाइड करते हैं, एक दूसरे को कोलिजन करते हैं, इसलिए भी अनस्टेबल होते हैं। तो वहाँ से फिर भागना मॉलिक्यूलों का क्या होता है? तेज़ होता है। तो रेट लॉ ने भी यही कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन कब ज़्यादा होगा? जिधर कंसंट्रेशन क्या हो? ज़्यादा हो। जब रिएक्शन में रिएक्शन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, और जिसमें रिएक्शन की कंसंट्रेशन कम हो तो उसकी स्पीड भी कम हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक दफ़ा मैंने कंसंट्रेशन कितना लिया था? 10 मोल पर डीएम क्यूब। दूसरी दफ़ा मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूँ 1000 मोल पर डीएम क्यूब। तो याद रखना, 1000 मोल पर डीएम क्यूब से जब मॉलिक्यूल जाएंगे तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएंगे, और 10 से जब वो जाएंगे तो वो इतने ज़्यादा स्पीड से नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पे स्पीड। दिस इज़ रेट। और रेट लॉ एक्चुअल हमें क्या बताता है? रेट लॉ हमें एक्चुअल कैलकुलेट करता है क्या? रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट करता है वो तो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करता है, लेकिन उससे पहले रेट लॉ सीखिए। रेट लॉ क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ये देखिए A प्लस बी, दो रिएक्टेंट स्पीसीज है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। रिएक्शन में रिएक्टेंट स्पीसीज कोई भी हो सकता है, 3 4, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट स्पीसीज कितने हैं? 2 है। A प्लस बी गोज टू व्हाट? C। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन मैंने किस चीज से जाहिर कर दिया? dx डिवाइडेड बाय dt। इसका मतलब है ये कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है? एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है? ये स्मॉल इंटरवल वाला है, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, ये जो डब्बा नजर आ रहा है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? हमेशा ये याद रखना, आपको वैसे भी पता है ये डब्बा जो है ये किस चीज़ को जाहिर करता है? कंसंट्रेशन को। तो जितना A B की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी यहाँ पे, उतना यहाँ स्पीड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जितना A B की कंसंट्रेशन कम होगी तो स्पीड भी क्या होगा? कम होगा। सो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली, रेट ऑफ रिएक्शन नथिंग, द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट एंड दैट। अब प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो सारी बात है क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। सो द कांस्टेंट इज व्हाट?
व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट? दिस इज रेट कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के बारे में दो बातें कर दो। ये जो के है ये रेट कांस्टेंट इसका नाम है। नाम सीखो, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस में जो कांस्टेंट के है उसका नाम क्या है, सो आपने कहना है रेट। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है? जैसे कि आर था, आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है ना, पीवी इज इक्वल टू आर। उसमें जो आर है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो मतलब वो हर गैस के लिए है। ये जैसे कि आप लोगों का वो जो फिजिक्स में कैपिटल जी है, दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वो भी दैट इज ऑलवेज 9 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट जो हर चीज के लिए होता है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, ये हर रिएक्शन के लिए अपना है। ये हर रिएक्शन के लिए, सपोज ये एक रिएक्शन हो रहा है इसके लिए अपना के होगा, ये एक दूसरा रिएक्शन हो रहा है इसके लिए अपना के होगा। अगर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता तो मैं इसकी वैल्यू लिख लेता, क्योंकि ये हर रिएक्शन के लिए क्या है, अपनी है। तो इसी वजह से मैं इसकी कोई वैल्यू नहीं लिख सकता। हमेशा उस कांस्टेंट की वैल्यू लिखा जाता है जो यूनिवर्सल हो, जो हर रिएक्शन के लिए एक ही हो। लेकिन ये तो हर रिएक्शन के लिए एक नहीं है, ये तो हर रिएक्शन के लिए अपनी अपनी वैल्यू रखता है, सो इसलिए मैं कोई वैल्यू लिख ही नहीं सकता। एक बात ये कि यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये हर रिएक्शन के लिए अपना होता है। दूसरी बात ये कि ये जो कांस्टेंट है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन पे डिपेंड, फॉर एग्जांपल अली, अब मैं एक रिएक्शन कर रहा था, उसमें मैंने ए बी कितना लिया था, इनाम मैंने ए बी जो है वो 10 लिया था। कितना लिया था? उस रिएक्शन का जो के था वो था सपोज 20, क्या था? फिर आपने उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करवा दी, 10 से कितना करवा दिया? सपोज 10 से आपने कंसंट्रेशन दोनों की करवा दी 100, दोनों की क्या करवा दी? के फिर भी 20 होगा, के फिर भी, क्योंकि के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थोड़ा ले, आप रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा ले, इससे के की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो फर्क पड़ेगा। तो फिर फर्क मतलब है कि कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है ये मैं नेक्स्ट, एक कोलिजन थ्योरी है इस चैप्टर में आ रही है, अर्हेनियस ने पेश की थी, वहाँ पर बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन इधर बस सिर्फ इतना सीखे कि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड। अच्छा, इससे एक और बात बताऊं, ये जितने भी आपने कांस्टेंट पढ़े हैं, एक ये हुआ के, दूसरा एक और कांस्टेंट दैट इज के सी, एक और कांस्टेंट दैट इज के पी, एक और जो परसों पढ़ा था दैट इज के एस पी, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। के एस पी हो, के पी हो, के सी हो या के हो, ये सारे कांस्टेंट याद रखें, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये सारे कंसंट्रेशन पे डिपेंड, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है? वहाँ ये के है, ये है, ये है, ये है, ये ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कोई नहीं करता। सो ये के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कोई नहीं करता। आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की थोड़ा सा ले, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आप ज्यादा ले, के की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा? के चेंज होगा। इसलिए आपको जो परसों मैंने वो न्यूमेरिकल दिया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला, वहाँ पे क्या फाइंड करनी थी? वहाँ पे सॉल्युबिलिटी गिवन थी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन था, क्या था? सॉल्युबिलिटी गिवन थी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सॉल्युबिलिटी गिवन थी, आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना था। लेकिन मुझे बताया क्या वहाँ पे टेम्परेचर था या नहीं था? एट उन्होंने कहा था ना कि सॉल्युबिलिटी दैट इज 0.64 ग्राम पर डी क्यूब एट 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ था ना। लेकिन आपने कभी मुझसे ये नहीं पूछा है कि सर इस स्टेटमेंट में टेम्परेचर का जिक्र है, स्टेटमेंट में टेम्परेचर का जिक्र, लेकिन उधर जब हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे ये टेम्परेचर दिया क्यों है? यहाँ पे ये टेम्परेचर, जब टेम्परेचर की हमें आगे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर उन्होंने टेम्परेचर क्यों स्टेटमेंट में दिया है? देखिए, ये आपसे एमसीक्यूज से पूछा जा सकता है ना, वो क्यों दिया है आपको, वो जो टेम्परेचर दिया था? क्योंकि ये सारे जितने भी कांस्टेंट है ना, सारे जितने भी कांस्टेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
वहाँ पे जो टेम्परेचर दिया था उसका जस्ट ये मतलब था कि जी मैं इस टेम्परेचर पे ये कर रहा हूँ। सारी बात है अगर टेम्परेचर कोई और हो जाए तो फिर सारी बात है कि इस पी की वैल्यू वही तो नहीं होगी जो आपने कैलकुलेट की है, 7 पॉइंट समथिंग आई थी ना। लेकिन अगर वो टेम्परेचर 30 डिग्री होता तो फिर 7 पॉइंट समथिंग ना होती। सॉल्युबिलिटी बेशक वही हो लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फिर वो ना आता, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट टेम्परेचर आपस में डिपेंडेंट है। वो टेम्परेचर इसलिए देते हैं क्योंकि हम इस फिक्स टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो सारी बात है ये कांस्टेंट की वैल्यू फिर क्या होगी, ये तो चेंज हो रही है, इसलिए वो टेम्परेचर देते हैं। बाकी इसलिए नहीं देते कि आगे सॉल्यूशंस में आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, आगे सॉल्यूशन में आपको टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिर्फ देने का मकसद ये है कि ये चूंकि कांस्टेंट जो आप मालूम कर रहे हैं ये सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो मैं इस टेम्परेचर की बात कर रहा हूं कि जी ये कांस्टेंट इस टेम्परेचर पे आया। लेकिन अगर वही स्टेटमेंट टेम्परेचर वो वाला ना हो, टेम्परेचर आप खुद से कोई और लिख दे, तो फिर उसकी केस भी वही रीडिंग नहीं आएगी, आंसर नहीं आएगा जो आपको आना था। तो उस उधर सिर्फ ये मतलब है कि मैं इसलिए ये टेम्परेचर दे रहा हूँ क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और इसी फिक्स टेम्परेचर पे ये चीज़ आपने फाइंड। बात समझ आ रही है ना। तो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है तो ये किस तरह टेम्परेचर डिपेंडेंट है, किस तरह टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा रूल है, उसको हम क्या कहते हैं, थंब रूल। एक छोटा सा रूल है, थंब रूल इसको कहते हैं। ये रूल ये कहता है कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे, बस ये लास्ट बात है, 10 डिग्री टेम्परेचर राइज तो फिर के की वैल्यू डबल होगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है आपको बता रहा है, थंब रूल बता रहा है कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करोगे तो के की वैल्यू क्या होगी, डबल होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री पे 10 है, 10 डिग्री पे के की वैल्यू क्या है, 10 है। आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, 10 से कितना कर दिया 20, तो वैल्यू 10 से कितने हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि 10 का डबल 20 है। आपने मजीद 10 बढ़ा दिया, 30 डिग्री कर दिया, के की वैल्यू कितनी होगी 40 भी चली जाएगी, क्योंकि 20 का डबल क्या होता है 40 होता है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज छोटा सा रूल है, दैट इज व्हाट थंब रूल। और ये रूल कहता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के बिकम्स व्हाट, डबल हो जाएगा। और लास्ट एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये जो रेट कांस्टेंट है दैट इज के, वो कब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बनेगा। रेट कांस्टेंट कब स्पेसिफिक बनता है, रेट कांस्टेंट कब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बन जाता है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सारा जितने भी रिएक्टेंट स्पीसीज हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी रिएक्टेंट स्पीसीज हो रिएक्शंस में, सबकी कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया जाए। सबकी कंसंट्रेशन, सपोज इधर 2 स्पीसीज है AN, ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, तब जो K होगा दिस इज अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या होगा फिर अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट 3 है, रिएक्टेंट कितने हैं, एक भी 1 मोलर कर दे, दूसरा भी 1 मोलर, तीसरा भी, मतलब रिएक्टेंट स्पीसीज जितनी भी हो रिएक्शंस में, सबकी कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर हो तो फिर जो रेट कांस्टेंट बनेगी दैट इज व्हाट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। सो इसी वजह से हम कैसे डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोलर, सिर्फ एक रिएक्टेंट की 1 मोलर ना हो, जितनी भी रिएक्टेंट स्पीसीज है, 2 है तो दोनों की 1 3 है तो तीनों की 1 मोलर। तो जब रिएक्टेंट स्पीसीज में किसी भी रिएक्शंस में रिएक्टेंट स्पीसीज की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो फिर जो रेट कांस्टेंट बनता है दैट इज व्हाट, दैट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट।